अभी इसका मैनी वैल्यूड या मल्टी वैल्यूड इंटीग्रल यूज़ करते हुए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसके बहुत सारे पॉइंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ही हमारे क्लियर हो जाएंगे। अब फर्स्ट तो आपको कैसे पता चलेगा, अंडर रूट है, एक्स है, और इससे ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि ये आपके पास मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। और जब भी अब ऐसे क्वेश्चन आपको गिवन है, आपने सबसे पहले इसके ब्रांच कट और ब्रांच पॉइंट फाइंड करने हैं। तो पहले तो हम देखेंगे कि ब्रांच पॉइंट इसका क्या होगा। उसके लिए हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सा इस जो फंक्शन अभी गिवन है इसमें वैल्यू जो है वो एक्चुअली इसको मल्टी वैल्यूड बना रही है, तो वो अंडर रूट एक्स है। ब्रांच पॉइंट के लिए अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू को जो एक्चुअली इस फंक्शन को मल्टी वैल्यूड फंक्शन बना रही है उसको इक्वल्स टू जीरो करना है। यानी अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू जीरो करेंगे तो एक्स इक्वल्स टू जीरो, ये हमारा ब्रांच पॉइंट आ गया। फिर इसी तरह हमने अगर पोल्स फाइंड करने हो, हमें कहा गया ना कि यूजिंग इंटीग्रल रेजिड्यू मेथड हमने सॉल्व करना है। तो आपने अब इसके पोल्स फाइंड करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वन जैसे है आपके पास, इसको इक्वल्स टू जीरो करेंगे डिनोमिनेटर को, तो आपके पास एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा आ जाएगा। ये आपके पास इसके टू पोल्स आ गए। अब हम इसको ड्रॉ करें तो कैसे होगा, देखिए ये आपका क्या था, ब्रांच पॉइंट था, ब्रांच पॉइंट था, ठीक हो गया। अब हमने इस एक्सिस को क्या करना है, ये इस पॉइंट को एक्सक्लूड करना है, यानी ये पॉइंट आपके पास क्या होना चाहिए, ब्रांच पॉइंट को एक्सक्लूड करना है, यहाँ पे सारी ब्रांचेस मीट करनी है एक्चुअली। तो हम यहाँ पे इससे आउटसाइड रीजन सारा बनाएंगे, हमें कंटूर बनाने पड़ेंगे लेकिन हमने इससे आउटसाइड बनाने हैं। तो आउटसाइड मैंने इसको एक्सक्लूड कर दिया और इसके सराउंडिंग में आप देखें ये आपके पास रीजन बन गया, जिसमें आपके पास क्या रीजन है, यहाँ से लेकर ए बी रीजन है और यहाँ से आपके पास सी डी है। ये ए बी चला और ये एक आपके पास जो है कंटूर एंटी क्लॉकवाइज में चला सी आर, और फिर यहाँ से सी से डी, सी से डी, और फिर यहाँ पे एक और कंटूर है आपके पास जो आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा होगा, सी आर स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो बीच में रीजन आपके पास रेड रीजन बन रहा है ये एक्चुअली ब्रांच कट रीजन बन रहा है। अब आप देखें कि आपके पास फंक्शन क्या है, इसको सॉल्व करने के लिए देखेंगे फंक्शन हमें पता है कि आपके पास जो रेजिड्यू इंटीग्रल होता है उसको सॉल्व करने के लिए हम फंक्शन एफ सी डी जी लेते हैं और टू पाई आयोटा, जैसे हमारे पास अभी पोल्स जो है वो इमेजिनरी आए हैं तो हम टू पाई आयोटा एंड सम ऑफ रेजिड्यू थ्योरम यूज करेंगे। ये तो हमारे पास आ गया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास यानी जैसे आपके पास शुरू में हम x को कन्वर्ट कर लेते थे ना, यानी x की जगह z, हमने वैसे ही कर लिया। यहाँ पे आपके पास फंक्शन z डी जी जीरो से इनफाइनाइट वैल्यू, और जो x की जगह है हमने z से इसको ट्रांसफॉर्म करके ये लिख लिया, ठीक है। जीरो से इन्फिनिटी तक लिमिट ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, जीरो से इन्फिनिटी। यहाँ पे आपने ये ले ली। अब इसको आपने, क्योंकि आपके पास रीजन जो है वो फोर बन रहे हैं, यानी सबसे पहले आप ये लेंगे ए से बी, फिर सी आर रीजन लेंगे, फिर सी से डी, एंड फिर नेक्स्ट कंटूर, ठीक है। टू कंटूर है आपके पास, तो आप देखें ए से बी, फिर सी आर, फिर सी से डी, और फिर आपके पास स्मॉल सी आर, और ये सम ऑफ रेजिड्यू यानी टू पाई आयोटा, और सम ऑफ रेजिड्यू आपके पास जो आ रहा है वो आपने लेना है। अब आप देखें कि आपके पास होगा क्या, यहाँ पे अब ए से बी है फर्स्ट टर्म, इसको हमने क्या करना है, जीरो से ए से बी को हमने जीरो से इन्फिनिटी, एक्चुअली हमें क्वेश्चन में क्या लिमिट गिवन थी, जीरो से इन्फिनिटी, तो हमने ए से बी जो लिया यहाँ पे, अब इसको इन्फिनिटी बनाना है, यानी ए को अप्रोच इन्फिनिटी करना है और बी को अप्रोच इन्फिनिटी करना है। ए को अप्रोच इन्फिनिटी करने का मतलब, सॉरी, ए को क्या अप्रोच करना है, ए को जीरो करना है और बी को इन्फिनिटी। तो यहाँ पे देखें इस पॉइंट को हम जीरो करेंगे और बी को इनफाइनाइट, यानी इसकी अगर वैल्यू हम देखें तो यहाँ से इनफाइनाइट ऐसे इनफाइनाइट जाएगा, ठीक। इस इनफाइनाइट करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, लिमिट हमने चेंज कर ली जीरो से इन्फिनिटी, जीरो से इन्फिनिटी कर रहे हैं। अब आपको पता है कि यहाँ पे आपके पास क्या था, अंडर रूट जी और अंडर रूट आर एक्सपोनेंशियल टर्म आयोटा थीटा बाय टू था, ठीक है, आयोटा थीटा बाय टू। अब इसमें अगर आप जीरो पुट कर देते हैं, इसमें अगर आप जीरो पुट कर देंगे तो आपके पास एक्सपोनेंशियल टर्म की वैल्यू क्या बन जाएगी, जीरो और अंडर रूट आर बन जाएगा। तो ये आपके पास यहाँ पे सिर्फ अंडर रूट आर जी स्क्वायर प्लस वन, और ये जो कंटूर है आपके पास, ये कंटूर आपके पास जो सी आर वाला है ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये क्यों जीरो हो रहा है, क्योंकि अभी आपके पास बी की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, इनफाइनाइट बना रहे हैं। जब आप इस बी को इतना बड़ा इनफाइनाइट तक वैल्यू ले जाएंगे तो होगा क्या कि ये जो आपके पास कंटूर है ये भी क्या हो जाएगा, ये फ्लैट होना शुरू हो जाएगा, फ्लैट होकर एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, इस इंटेग्रल की, क्योंकि इसके अंदर का रीजन बीच में रहेगा ही नहीं, ठीक है। इसको ये इतना हो जाएगा कि ये फ्लैट होकर इसके बराबर हो जाएगा, तो इसीलिए हम इसको भी जीरो कर लेंगे।
यहाँ से आपके पास CR रीजन भी क्या हो जाएगा 0। तो ये इंटेग्रल आपके पास एक्चुअली क्या हो जाएगा 0। और इसके बाद C से D जो है, अब ये आपके पास क्या रीजन है, अब देखें जैसे आपने A भी लिया ना, यानी इसको हमने 0 बनाया था और इसको इनफाइनाइट बनाया था, इसी तरह हमने इसको 0 और इसको इनफाइनाइट बनाना है, ठीक है। यानी ये आपके पास रीजन क्या बन रहा होगा, इनफाइनाइट। तो इसका मतलब है C से D पे जा रहे हैं, C से D पे जाने का मतलब है कि C की वैल्यू मुझे इन्फिनिटी लिखनी है और D की वैल्यू 0। ये देखिए इन्फिनिटी और 0, ठीक। और यहाँ पे अंडर रूट जी था आपके पास। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे, यहाँ पे थीटा की वैल्यू अब जो है ना, अब देखें यहाँ पे एंगल जब हम स्टार्ट करे थे ए बी, ये मतलब 0 एंगल था, लेकिन सी से डी एंगल क्या होगा, सी से डी एंगल के लिए क्या होगा कि ये पूरा, यानी ए से बी, यानी ये पूरा ट्रेवल करके यहाँ तक आया, ठीक है। तो इसका एंगल क्या होना चाहिए, 2 पाई। ये तो डायरेक्ट ये था ना ए बी से बी। अब सी से डी तक ये पूरा जो कवर करके आएगा, इसका एंगल हो जाएगा 2 पाई। तो 2 पाई हम जब पुट करेंगे, अब इसको भी सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे, जैसे अंडर रूट जी है, हमें पता है अंडर रूट जी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, अंडर रूट आर एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा बाई 2 के इक्वल होता है, ठीक है। और यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 पाई। तो अगर मैं इसमें वैल्यू थीटा की 2 पाई पुट करूंगी तो क्या बन जाएगा, 2 पाई बाई 2। टू टू आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आयोटा पाई बन जाएगा, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल टर्म आयोटा पाई जो होता है वो आपके पास -1 यानी -1 के इक्वल होता है, तो वो माइनस आ जाएगा। यहाँ पे माइनस साइन अंडर रूट आर आ जाएगा, ठीक है। माइनस अंडर रूट आर आ गया, डी स्क्वायर प्लस 1। और आपके पास जो ये दूसरा कंटूर है जो आपके पास सी आ रहा है, यानी ये आपके पास कंटूर बन जाए जो सेकेंड छोटा वाला, यानी अभी हमने सॉल्व ए से बी पहले सॉल्व किया, फिर हमने सी आर सॉल्व किया, फिर अभी हमने सी से डी सॉल्व किया, और अब हम इस स्मॉल वाले कंटूर पे आए। आपको पता है कि जो आपके पास पॉइंट हो, मैंने आपको बताया कि जो आपके पास पॉइंट होते हैं, ब्रांच पॉइंट होते हैं, वो नॉन एनालिटिक रीजन होता है, और इसका मतलब है उसका रेजिड्यू भी 0 होगा। तो उसका रेजिड्यू 0 होने का मतलब है कि आपके पास पूरा इंटेग्रल अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, 0। यानी सी स्मॉल आर जो है उसका आंसर क्या होना चाहिए, 0। वो इस वाले इंटेग्रल का हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। ये आ गया 0। इसका मतलब है एज ए ब्रांच पॉइंट रेजिड्यू हमारे पास हो जाएगा 0। और ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव साइन था, ये आ जाएगा आपके पास, बाकी एज इट इज ऊपर से हमने यहाँ पे सॉल्व करके लिख लिया। अब अगर लिमिट इंटरचेंज करें, यानी ये भी 0 से इन्फिनिटी करेंगे, तो हमारे पास नेगेटिव साइन के बजाय ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये देखिए ये पॉजिटिव हो गया, 0 से इन्फिनिटी, और अंडर रूट आर और जी स्क्वायर प्लस 1, और ये सारी वैल्यू आ गई। अब हम इसको क्या करेंगे, यानी अंडर रूट आर को हम अंडर रूट जी से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसको अगर हम रिप्लेस कर लेंगे जी से, तो आपके पास ये दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगी, 2 0 से इन्फिनिटी, और ये टर्म आ गई, और बाकी आपके पास ये। अब इसमें 2 को अगर हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ पाई आयोटा और सम ऑफ रेजिड्यू बच जाएगा। अब आपने यहाँ पे पोल्स फाइंड करने हैं, कुछ पोल भी आपने शुरू में फाइंड किए थे जो v इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा आए थे आपके पास बिल्कुल स्टार्ट पे, अगर आप चेक करें, ये हमने पोल्स फाइंड किए थे, ठीक है। तो इन पोल्स को भी हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या होंगे। अब ये पोल्स जो है आपके पास, इनसे हमने रेजिड्यू फाइंड करना है। फंक्शन हमारे पास ये था, फंक्शन को हम ऐसे लिख लेते हैं, जी स्क्वायर प्लस 1 को जी माइनस आयोटा और जी प्लस आयोटा। और अब हम देखेंगे आपके पास ये पोल्स कैसे हो रहे हैं, बहुत पोल्स कंट्रीब्यूट एज इनसाइड कंटूर, बहुत पोल जो है इनसाइड कंटूर है, ठीक है। पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये कंटूर के अंदर है या नहीं। एक आयोटा ऊपर आपके पास ये भी कंटूर के अंदर आ रहा है, माइनस आयोटा ये भी कंटूर के अंदर आ रहा है। तो अब दोनों पे हमें रेजिड्यू फाइंड करना पड़ेगा। पहले हम रेजिड्यू एट जी इक्वल्स टू आयोटा पे करते हैं, वो आपके पास जी माइनस आयोटा, यहाँ पे जी टेंस लिमिट जी टेंस टू आयोटा और जी माइनस आयोटा, फंक्शन एफ ऑफ जी, फंक्शन की वैल्यू क्या थी, अंडर रूट जी बाई जी प्लस आयोटा जी माइनस आयोटा, यहाँ से जी माइनस आयोटा और जी माइनस आयोटा एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, पीछे बचेगा आपके पास अंडर रूट जी डिवाइडेड बाई जी प्लस आयोटा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, इसमें डायरेक्टली अगर आयोटा करते हैं हम तो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स सी वैल्यू बन जाएगी, इसलिए हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं कि हमारे पास इसको हम कैसे कर सकते हैं। जी इक्वल्स टू क्या होता है, आर एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा टर्म बनती है, और अगर अंडर रूट जी लेंगे आप तो वो क्या बन जाएगा, अंडर रूट जी अगर लेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट आर आ जाएगा, इसका लेंगे तो अंडर रूट एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा बन जाएगा, जबकि जो आपके पास रूट थी उसको हम 1/2 की फॉर्म में इधर पावर में भी लिख सकते हैं, तो इसको यहाँ पे लिख लिया। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो
इसमें लॉग लें अगर बहुत साइड पे, तो लॉग अंडर रूट जी, यहाँ पे लॉग अंडर रूट आर प्लस लॉग अंडर रूट एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा टर्म बचती है। ठीक है, और इस टर्म को हम क्या करेंगे, अब इस टर्म को मजीद सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है कि ये लॉग और एक्सपोनेंशियल टर्म एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, पीछे आयोटा थीटा बाई 2 बच जाएगा। यहाँ पे आपके पास अंडर रूट आर है, तो इसकी पावर शुरू में लिख सकते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी है, 1/2 लॉग आर हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गई वैल्यू। इसका अगर एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग लेने से लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा अंडर रूट जी। यहाँ पे आपके पास एंटी लॉग लिया तो एक्सपोनेंशियल टर्म आ जाती है। ठीक है, और 1/2 आपके पास लॉग आर प्लस 1 आयोटा थीटा बाई 2 ये टर्म बच जाएगी। ठीक है, इसका मतलब है अंडर रूट जी की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अंडर रूट जी की जगह हम ये वाली टर्म पुट कर देंगे, एक्सपोनेंशियल 1/2 लॉग आर प्लस आयोटा थीटा बाई 2, और नीचे क्या है आपके पास z प्लस आयोटा। अब इसमें क्या करना है, अब आप इसमें करेंगे कि वैल्यू पुट करनी है आपने। तो वैल्यू पुट करने के लिए हम देख रहे हैं कि हमने पुट क्या करना है, z इक्वल्स टू आयोटा। तो z इक्वल्स टू आयोटा हम लिख लेते हैं। अगर z को लिखें तो z किसके इक्वल होता है, x प्लस आयोटा y के इक्वल होता है, और यहाँ पे किसकी वैल्यू, z की वैल्यू क्या है, आयोटा, तो वो हम लिख लेंगे आयोटा। अब यहाँ से अगर हम कंपेयर करें कि x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, इधर इमेजिनरी पार्ट है, सिर्फ x की वैल्यू नहीं है, तो x 0 होगा। y यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है और यहाँ पे भी आयोटा है, तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू 1 होगी। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1। और r फाइंड करने का तरीका जो होता है वो आपके पास अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र होता है, यानी जी 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट 1, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। यहाँ अब यहाँ से आपको r की वैल्यू भी पता चल गई है। y और x की वैल्यू जो हमने फाइंड की है वो क्यों फाइंड की है, ताकि हम थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स y बाय x लिखेंगे। y की वैल्यू क्या है 1 और x की वैल्यू क्या है 0। ठीक, यानी आपके पास ये 1 और 0, और tan इन अल्फा को हम अगर ओपन करें तो क्या होता है साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा। अब आपने सोचना है कि कौन सा ऐसा एंगल होता है जिसपे साइन की वैल्यू 1 और कॉस की वैल्यू 0 होती है, तो वो एंगल आपके पास π/2 यानी 90 एंगल होता है, जहाँ पे साइन 90 पे 1 वैल्यू होती है और कॉस 90 आपको 0 देता है। वो आपके पास ये है, मैंने आपको बताया था ना कि एक्सिस में अगर अप्लाई करेंगे तो भी यहाँ पे लाई करा होगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है इसमें, अब आप इसका मतलब है थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है π/2। अब आप यहाँ पे लिखेंगे एक्सपोनेंशियल 1/2 लॉग आर की वैल्यू यहाँ पे 1 थी, वो अपने पुट कर दी, प्लस आयोटा π/2 और बाई 2, यानी थीटा की जगह हमने π/2 और 2 लिख दिया। नीचे हमारे पास क्या था z प्लस आयोटा, तो वो हमने आयोटा प्लस आयोटा लिख दिया, यहाँ पे 2 आयोटा बन जाएगा, यहाँ पे आयोटा π/4 बन जाएगा। और आपके पास log 1 जो है और एक्सपोनेंशियल ये सारी टर्म जो है ना आपके पास क्या बन जाएगी, ये 1 बन जाएगी। ये एक्सपोनेंशियल लॉग एक दूसरे के साथ कैंसिल होकर 1 वैल्यू दे देते हैं, तो इसकी वैल्यू 1 बन जाएगी। और पीछे सिर्फ आपके पास ये, इसको हम प्लस की वजह से सेपरेट करके भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस द प्रॉपर्टी, तो ये आपके पास बन जाएगा। और एक्सपोनेंशियल आयोटा π/4 जो होता है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, cos π/4 प्लस आयोटा sin π/4 के इक्वल होता है, वो आपके पास ये आ जाएगा। और आपने चेक करना है कि cos π/4 की वैल्यू क्या होती है, यानी cos 45 की वैल्यू वो 1/√2 होती है, वो आपने इसकी जगह लिख देनी है। इसी तरह प्लस आयोटा साइन की भी 1/√2 बनेगी, और ये आपके पास 1/2 आयोटा ये सेपरेट आ जाएगा। अब यहाँ पे अंडर रूट 2 जो है ये ऐसे कॉमन ले लेंगे, 1/2 अंडर रूट 2 आयोटा, यहाँ पे 1 प्लस आयोटा बन जाएगा, और यहाँ पे आयोटा मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो आपके पास आयोटा बाय आयोटा बन जाएगा। अब इसमें आप देखें कि आयोटा यहाँ पे नीचे आयोटा स्क्वायर है, तो उसकी जगह -1 1/√2 बन जाएगा, और ये आयोटा अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो फर्स्ट टर्म के साथ आयोटा, सेकंड टर्म के साथ आयोटा स्क्वायर बना देगा, यानी -1। और ये माइनस साइन अगर अंदर जाए तो आपके पास ये रेजिड्यू की वैल्यू आ जाएगी। ये आपने रेजिड्यू फाइंड किया z अप्रोचेस टू z टेंस टू आयोटा जो है। ठीक है, अब आपके पास एक और पोल भी था, यानी z इक्वल्स टू माइनस आयोटा। इस पे रेजिड्यू के लिए भी अगेन आप फार्मूला लगाएंगे, फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे, z प्लस आयोटा कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट z बाई z माइनस आयोटा बन जाएगा, और अंडर रूट z की वैल्यू हमने फाइंड की थी जो कि एक्सपोनेंशियल 1/2 लॉग r प्लस आयोटा थीटा बाई 2 है। ठीक है, वो आपने लिख लेनी। फिर यहाँ पे z माइनस आयोटा बन रहा है, अब z माइनस आयोटा आपने पुट करना है, तो अगर z माइनस आयोटा किसके इक्वल होगा, z टेन इक्वल्स टू माइनस आयोटा है, तो z की वैल्यू x प्लस आयोटा y होती है, ये माइनस आयोटा आ गया, यहाँ से x की वैल्यू 0, क्योंकि इधर इमेजिनरी पार्ट है और सिर्फ रियल पार्ट है ही नहीं, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। r की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो भी आपके पास आ जाएगी 1।
tan इन अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स y बाय x लिखेंगे या tan अल्फा y बाय x लिखेंगे तो यहाँ पे tan -1 y की वैल्यू -1 है और x की वैल्यू 0, यानी साइन अल्फा की -1 और कॉस की क्या है आपके पास 0। साइन किस अब आपने सोचना है कि साइन किस वैल्यू पे आपको -1 देता है। तो साइन 3π/2 पे वैल्यू आपको -1 देगा और कॉस 3π/2 पे 0 होगा। तो इसका मतलब है अल्फा जो है वो किस में 3π/2 यानी थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3π/2 जो यहाँ पे एक्सिस लाया करती थी वहाँ पे लाया कर रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे लॉग आर की जगह 1 और थीटा की जगह 3π/2 लिख दिया। 3π/4 बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप पे। और जी माइनस आयोटा था तो यहाँ जी की जगह माइनस आयोटा पुट करना है क्योंकि इस दफा पोल की वैल्यू माइनस आयोटा है। तो ये -2 आयोटा बन जाएगा। यहाँ पे आपके पास ये टर्म बच गई और ये टर्म आपके पास 1 बन जाएगी, कैंसिल हो गई 1 और पीछे आपके पास ये एक्सपोनेंशियल टर्म आयोटा 3π/4 बचा। अब आपने 3π/4 इसको भी ओपन कर लेना है, इसको ओपन कर लिया आपने, या फिर हम इसको पाई माइनस π/4 भी लिख सकते हैं। 3π/4 है ना, तो पाई माइनस π/4 लिख लेंगे, इसी तरह इधर भी लिख लेंगे। अब आप देखिए कि जो है आपके पास कॉज पाई माइनस π/4 का मतलब है कि आपके पास वैल्यू कोई सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही होगी। सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास कॉज जो है वो नेगेटिव होता है और साइन पॉजिटिव, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज की वैल्यू नेगेटिव होती है और साइन पॉजिटिव होता है। और पाई की वजह से आपके पास ये चेंज नहीं होगा। अगर पाई ना होता ना कुछ और होता तो आपके पास कॉस की वजह से साइन चेंज हो जाता। ठीक है, यहाँ पे पाई इस वजह से यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा माइनस, और पाई माइनस π/4 है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा π/4। इसी तरह आप लिखेंगे साइन का, तो साइन पॉजिटिव ही रहेगा, साइन π/4 बन जाएगा। अब π/4 की वैल्यू आपके पास 1/√2 है, इस तरह साइन की भी 1/√2 और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका रेजिड्यू की वैल्यू जो आपके पास ये आ जाएगी माइनस आयोटा पे, माइनस आयोटा पे। अब आपने सम करना है, यानी इन्हीं दो रेजिड्यू को ऐड करना है। तो आपके पास ये जो इंटेग्रल बचा था 0 से इन्फिनिटी, ये पाई आयोटा रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू आयोटा एंड रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू माइनस आयोटा पे है। इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। जब इन दोनों की वैल्यू पुट की हमारे पास पाई आयोटा 2/√2 ये कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा बन जाएगा। इसमें से आपके पास -1 कैंसिल हो रहे हैं, पीछे बच रहा है -2 आयोटा और उसको सॉल्व करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा पाई/√2। यही आपका आंसर एक्चुअली रिक्वायर्ड था, जिससे आपने ये सॉल्व कर लिया। और मल्टीवेरिएट फंक्शन बच्चों, आप ये आज मैंने एक क्वेश्चन कराया, इसको आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा क्योंकि जो आपकी बुक में है क्वेश्चन वो इसी से रिलेटेड है। मैम एक मिनट।